हाँ जी। लास्ट क्लास में अपन ने आखिरी बात कहां तक कर लिया? स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक पढ़ लिया था। स्ट्रेटिफिकेशन इन ओशियन नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहा है, सिर्फ लेक ही पढ़ा है? चलिए, याद हो गया एग्जाम्पल? बेटा कभी कभार जीवन ऐसा भी करता है। मेरी आएगी। ठीक, अब सामने जनता कम है क्या? ये उतनी है। चले गए? क्यों भाई? बहुत बढ़िया, चलो। चलिए सामने। बेटा आपका टेस्ट भी है और टेस्ट में इको आ रही है, पता है ना? 4 तारीख को टेस्ट है आपका और 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 इको के, है ना? और मैंने बाय डिफॉल्ट बोल नहीं। चलिए सामने, याद रखना, ठीक है ना? तो टेस्ट के लिए तरीके से पढ़ लेना। चलो अब सामने, लास्ट क्लास में अपन ने स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक पढ़ लिया था। लेक में कितने जोन? सबसे पहले पहला जोन, दूसरा प्रोफंडल, तीसरा। बहुत बढ़िया, सबको याद है। तो अपन अब पढ़ रहे हैं ओशियन, स्ट्रेटिफिकेशन इन ओशियन। क्या बेसिस? नीड या अवेलेबिलिटी ऑफ। कितनों ने ओशियन देखा है? चलो देखा है। ओशियन एकदम से गहरा नहीं होता, पता है ना? ओशन की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर मैं किनारे से लेके, सामने देखिएगा सर, अगर मैं किनारे से लेके 107 किलोमीटर तक चला जाऊं, 160 किलोमीटर तक चला जाऊं, तो ये डेप्थ बहुत स्लोली इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डूबोगे नहीं। डेप्थ मतलब किलोमीटर्स में है, मगर वो हंड्रेड्स किलोमीटर की डेप्थ नहीं है। यहां पे डेप्थ धीरे बढ़ती है। इसी एरिया को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहा जाता है? इसी एरिया को कहा गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मगर जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्रॉस होता है, एकदम से गहरा हो जाता है। ये एकदम से, मैं सीधा बोलूं तो एकदम से गड्ढा हो जाता है, मतलब गहराई किलोमीटर्स में चली जाती है। और यहां पे भी सेम, इस किनारे पे भी ऐसा ही होगा। इसीलिए ओशियन के 3 जोन हो जाते हैं। ओशियन के अंदर 3 जोन हो जाते हैं। सबसे पहले ये वाला है, किनारे से लेके 160 किलोमीटर तक का एरिया, जो दोनों तरफ है। फिर ये वाला एरिया जहां पे ओशन का मैक्सिमम पानी है, और सबसे नीचे वाला एरिया। ऐसे 3 जोन हो जाते हैं। लेख में इस जोन का नाम क्या रखा? यहां पे इस जोन को कहा जाता है पेलाजिक जोन। इसी को कहा जाता है पेलेजिक जोन। इस जोन का नाम प्रोफंडल। यहां पे इस जोन का नाम रखा जाता है एब्साइल जोन। इसी को कहा जाता है एब्साइल जोन। लेक के बॉटम को बेंथिक जोन, ओशियन के फ्लोर को भी कहा जाता है बेंथिक जोन। इसी को कहा जाता है बेंथिक जोन। सब बकवास, हमारे लिए तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट था जिसके लिए पढ़ा रहा हूं। ये किनारे से लेके 160 किलोमीटर तक का एरिया, दिस जोन इज कॉल्ड एज इंटर टाइडल जोन। इसी को कहा जाता है क्या? इंटर टाइडल जोन। डॉक्टर साहब सोच के आंसर दीजिएगा, क्या ये एरिया एक इकोटोन होगा? होगा। यहाँ पे 2 इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ ओशियन और लैंड मिल रहे हैं।
इसीलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम, तो रिसोर्सेज भी। क्लियर है? सब बकवास, मुझे ये वर्ड याद चाहिए बस। इंटरटाइडल जोन, अगर मैं अगली बार बोलूं इंटरटाइडल जोन तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए किनारे से लेके 160 किलोमीटर तक का एरिया, जो कि एक इको बार बार काम आएगा पूरे साल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे हैं एनसीईआरटी ने, क्योंकि 3 टॉपिक में आता है ये वर्ड। ठीक, कहीं नहीं समझाया, सिर्फ 3 टॉपिक में वर्ड आता है इंटरटाइडल जोन। तो याद रखना, किनारे से लेके 160 किलोमीटर तक का एरिया। जल्दी से आंसर कर दे। अगर मैं आपसे लेक और ओशियन के बीच में कंपैरिजन भी करा दूं, लेक और ओशियन के बीच में कंपैरिजन, तो लेक में जो जोन लिम्नेटिक था, यहां पे इसका नाम पेलाजिक था। यहां पे इसका नाम पेलाजिक, यहां पे इसका नाम प्रोफंडल, तो यहां पे बिल्कुल, यहां पे इसका नाम एफ सायल जोन, यहां पे इसका नाम लिटोरल था, तो यहां पे इंटर टाइडल जोन। क्लियर है? मॉड्यूल पेज नंबर 119, कोई तो होगा यार, मैं तो क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं, दिखा तो। पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर आर, जो डीप ओशियनिक वाटर में रहते हैं, आर पहला डेट्राइटिवोर्स, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड सेकेंडरी, चौथा टर्सरी। याद है ना? कल ही बोल दिया था, सबसे यहाँ पे सिर्फ मिलेंगे आपको डेट्राइटस खाने वाले, दैट आर कॉल्ड एज डेट्राइटी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सामने सर क्या पढ़ रहे थे अपन? कम्युनिटी के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स, है ना? सबसे पहला स्ट्रक्चरल कैरेक्टर स्पीसीज, दूसरा, तीसरा स्ट्रेटिफिकेशन, चौथा फिजियोनॉमी, चौथा है फिजियो। अगर एक लाइन में, सर रुक जाओ, सुनो पहले, अगर मुझे एक लाइन में फिजियोनॉमी को डिस्क्राइब करना पड़े तो अपन सिंपल सा लिख सकते हैं, द एक्सटर्नल अपीयरेंस of a community, the external appearance of a community is called as physiognomy। सिंपल सा, किसी कम्युनिटी की एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? फिजियोनॉमी। किसको घूमने भेजा था अपन ने? कौन था? आया नहीं क्या? अच्छा चलो, ऑनलाइन वाले को भेजा था क्या? चल नाम बोल। आर्यन, अपन ने आर्यन को घूमने भेजा, ठीक। और आर्यन जी जहां पे घूमने गए, वहां पे आर्यन ने क्या देखा कि जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं उनमें निडल लाइक लीफ है। तो कहां जाके आया आर्यन? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये निडल लाइक लीफ जो है, ये इसकी निडल लाइक लीफ जो है, ये इस फॉरेस्ट की एक्सटर्नल अपीयरेंस है। इसी को क्या कहा जाता है? फिजियो। तो ये निडल लाइक लीफ आपको देखने को मिलती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। मुझे सोच के आंसर दीजिएगा, ये फिजियोनॉमी डिपेंड करती है किस पे? कैसे बोल दिया आपने ये कॉनिफेरस में घूम के आया? क्या सारे पेड़ों की निडल लाइक लीफ होगी क्या? तो कैसे पता चला? बहुत बढ़िया सर, डोमिनेंट स्पीसीज, जहां पे जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वही तो फॉरेस्ट है। जैसे अगर ये आर्यन घूमने गया किसी फॉरेस्ट में, तो एकदम डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे 4 से 5 स्ट्रेटम देखने को मिलते हैं, नीचे से लाइट ही नहीं आती। कहां गया? अगर ये कहीं पे गया और वहां पे इसने नोटिस किया कि जो मैक्सिमम प्लांट है उनकी लीफ कन्वर्ट हो चुकी है स्पाइन्स में, तो ये जाके आया कहां पे? डेजर्ट में। तो मतलब फिजियोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, अरे किस पे डिपेंड करेंगे? बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल सही, इट डिपेंड्स अपॉन डोमिनेंट स्पीसीज। ये हमेशा डिपेंड करती है डोमिनेंट स्पीसीज पे। क्लियर है? अच्छा अब ईमानदारी से बोलो, कितनों के पास एनसीईआरटी नहीं है अभी? अरे बाप रे, कितनों के पास है? गलत क्वेश्चन, काम चल जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी लिखो। हाँ जी, वन, अरे ये तो डिस्टेंस बताया किनारे से लेके,
अरे डिस्टेंस बोल रहा हूं, ओशन तो बहुत लंबा होता है, गहराई थोड़ी ना बोली है, समझ गया? हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ नहीं, एरिया है किनारे से लेके 160 किलोमीटर तक का। क्या हो गया? अच्छा, एक क्लास छूट गई, लाया नहीं तो कागज पे लेके आज परेशान हो जाएगा, नहीं तो चिपका लेना उसको, परेशान हो जाएगा। आज की क्लास गलती से अटक भी गई ऐसी। हायरार्की, अब सर अब सुनो, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मैं ओशियन को एक इकोसिस्टम मान लूंगा तो पैसिफिक ओशियन इज अ बायोम। तो सर ये तो कंपैरेटिवली यूनिट्स है ना, आप ऐसे फिक्स थोड़ी ना कर सकते हो। मैं पानी की बूंद को एक इकोसिस्टम मान लूं तो उसके कंपैरिजन में रिवर ही एक बायोम हो जाएगा, तो इट इज अ कंपैरेटिवली यूनिट, ठीक है, राइट? नहीं बेटा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो सिर्फ एरिया है 160 किलोमीटर का, इस जोन को नाम दिया अपन ने क्या? अपनी क्लास कल नहीं थी क्या? परसों थी, अब आएगी अपनी डेली, मतलब सैटरडे तक। कल तो है ही, परसों भी आएगी है? नहीं आएगा, मंडे तक नहीं आएगा, मंडे को आएगा मतलब शायद, टेस्ट में आएगा बिल्कुल। इको तो कहां से पूरी हो जाएगी बेटा, इको तो 2 महीने चलेगी, इको कहां से खत्म कर देगा तू? हाँ जी, अब बता, तू बता, ये तो मुझे नहीं आता, बता क्यों बोला होगा इंटरटाइडल जोन, बोलो रे। टाइड्स आते होंगे, अगर तूने ओशन देखा है, ओशन देखा है, कितनों ने देखा था भाई? अगर ओशन देखा हो तो टाइड्स है ना हमेशा किनारे पे आते हैं, अगर आप ओशन के बीच में जाओगे ना तो पानी यहाँ पे है ना शांत रहता है। अच्छा, जल्दी बोल, पूछूंगा वैसे तो बाद में, मगर अभी पूछ लेते हैं एक बार, बेइज्जती अभी कर लेते हैं। बोलो रे, ओशन में पानी फ्लो करता है या स्टेगनेंट होता है? अरे गधो, फ्लो करता है, पढ़ के आए हो क्लास 9th में ओशन करेंट्स? अरे हाँ, तो अभी रुक, सुनामी तो अलग है, सुनामी ऐसे आ जाती है जो नीचे टेक्टोनिक सुनाई देता बेटा मेरे को, तूने क्या सोचा? जो बोलता हूँ सोच के बोल, औरों में मुझ में बहुत फर्क है, इधर देख, जो ओशन के नीचे फ्लोर होती है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जब होता है तो सैंडविच बनने की वजह से, अभी टर्की और सीरिया में यही हुआ, वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में भिड़ गई, उनकी वजह से मूवमेंट हुआ, ठीक, जियोथर्मल एनर्जी इतनी बन गई कि मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आया, ठीक, सेम अर्थक्वेक पानी में भी आ जाता है, दैट कॉजेज सुनामी। साइक्लोन इज एन डिफरेंट थिंग, साइक्लोन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। चलो हटा दे, रात अपनी है, चिंता ही मत कर, आज फोर्थ क्लास अटकी है बहुत दिनों बाद। पिछली बार बोला था, टाइम पे छोड़ा था पिछली बार, टाइम पे था। आज टाइम पे छोड़ेंगे, है ना? तू लिख, हटा दू? हाँ जी बेटा बोल, बैठ के बोल आराम से, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहीं पे मिल सकती है, नीचे नहीं मिल सकती। नीचे मैंने आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में, सुन लो रे सब, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा के गया हूँ आपको कि नीचे लाइट ही नहीं आती तो नीचे प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते, अगर प्लांट्स नहीं है तो फूड, अगर फूड कम है तो डाइवर्सिटी ज्यादा हो ही नहीं सकती। हाँ, मगर जो आपने क्वेश्चन बोला वो बिल्कुल सही है, नेट 2018 का क्वेश्चन सुन लो,
क्लास 11 में पढ़ के आए हो। अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं? मैं बताने वाला हूं, अर्थ पे 1.75 नहीं है, 1.5 मिलियन है। मोर देन 1.5 मिलियन। सही तो है, 1.75 मोर देन 1.5 ही तो है। मगर नेट में ऑप्शन क्लास 12 का आया था, कभी 11th के ऑप्शन नहीं आते, है ना। याद रखना कितनी है, मोर देन 1.75 मत करके आना, मोर देन। हाँ, मगर अर्थ पे स्पीसीज कितनी है? 1.75 डिस्कवर्ड है, मोर देन 7 मिलियन। ठीक, पढ़ाएंगे आगे, ठीक, याद रखना। कैसे बता? अब ये तो यार मेरे ऊपर छोड़ना थोड़े दिन, अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले आज वो सुने। चलो सामने। अब डॉक्टर साहब आपकी किस्मत खराब है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या पढ़ रहे थे अपन? स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स। अगर आपको याद हो, अपन इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की में अपन ने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, उसके बाद पॉपुलेशन, फिर अपन ने पढ़ा कम्युनिटी। स्पीसीज को हायरार्की में नहीं रखते, बता चुका हूं। अपन ने कम्युनिटी पढ़ा, कम्युनिटी में अपन ने पहले ये पढ़ा कम्युनिटी होती क्या है, फिर अपन ने पढ़ा कम्युनिटी के कैरेक्टर क्या है। मगर अभी तक अपन ने ये नहीं पढ़ा कि कम्युनिटी बनती कैसे है। अपन ने ये नहीं पढ़ा कि एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज बन के आ कैसे गई, तो एक कम्युनिटी कैसे बन गई। तो इसीलिए आज अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। डॉक्टर साहब इस साल इससे 4 क्वेश्चन आए नेट में, ठीक, अपने आप समझ लेना इसकी वेटेज और इंपॉर्टेंस। अगले आधे घंटे कोई आवाज नहीं निकालेगा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक, सिर्फ सुनेंगे। मैं एनसीईआरटी समझा रहा हूं लाइन टू लाइन, ठीक, प्लीज सामने देखिएगा। अगर पेपर में आ जाए कि एक लाइन में डिफाइन करो इकोलॉजिकल सक्सेशन को, तो एक लाइन में इकोलॉजिकल सक्सेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अपन सीधा सीधा लिख देंगे, दी डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ barren area is called as ecological succession। पढ़िएगा डॉक्टर साहब एक और वापस। The development of a biotic community on a barren area is called as ecological। मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक कम्युनिटी? पैम बोलूं? मतलब एक बैरन एरिया पे प्लांट भी आ गए, एनिमल भी आ गए, माइक्रोब भी आ गए। तो एक बैरन एरिया पे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का प्रेजेंट हो जाना इज कॉल्ड एज। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बैरन? एकदम गलत। अब सुनो, सुनो, आज से एक लाइन में समझना। बैरन का मतलब जहां पे कोई लाइफ ही प्रेजेंट ना हो, जहां पे कोई, या और अच्छा, जहां पे सॉइल ही ना हो। समझ लीजिएगा, जहां पे सॉइल ही नहीं है। पेपर में क्वेश्चन इसी से करना है। बैरन का अगर पहचानना पड़े कि बैरन किसको बोलेंगे, जहां पे सॉइल ही ना हो, वहां पे पहली बार एक बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को कह दिया इकोलॉजिकल। वापस से बोल रहा हूं, जहां पे लाइफ ही नहीं है या जहां पे सॉइल ही नहीं है, वहां पे पहली बार बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाए, उसी को अपन ने कह दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन। या फिर और द रिप्लेसमेंट or the replacement of existing biotic community by another in an orderly sequential manner parallel with the changing
physical environment, parallel to the changing physical environment is called as ecological. पढ़ के देख, एक बायोटिक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा है दूसरी बायोटिक कम्युनिटी से एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में, पैरेलल विद द चेंजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल। मतलब एक बायोटिक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट दूसरी बायोटिक कम्युनिटी से एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में, जैसे जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके पैरेलल, उसी को कह दिया। अब भाई क्वेश्चन आता है, हम क्यों माने? बायो वालों के दिमाग में आना ही चाहिए, हम क्यों माने इस डेफिनेशन को? नहीं माननी है, हमें प्रूफ करनी है। हमें ये दोनों डेफिनेशन प्रूफ करनी है कि यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो अब हमारा मोटिव है इन दोनों डेफिनेशनों को प्रूफ करना। इसको पढ़ाने के लिए पहले एक लाइन एनसीईआरटी ने गजब की लाइन बोली। एनसीईआरटी ने बोला बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर, दे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। वो तो लगातार अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है एंड मेक देयर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल फॉर देमसेल्फ, और अपने एनवायरनमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना देती है एंड मेक इट फेवरेबल फॉर द कमिंग जनरेशन। और आने वाली जनरेशंस के लिए, वापस से बोल रहा हूं, बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर, वो तो लगातार, दे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट, मेक देयर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल फॉर एंड फेवरेबल फॉर दी। क्लियर है? एग्जांपल से समझाता हूं। आप और मैं, हम लगातार अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं भाई, हम लगातार ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, CO2 को रिलीज करते जा रहे हैं, तो अपन धीरे धीरे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट में कम कर रहे हैं, तो अपन अपने ही एनवायरनमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना रहे हैं और आने वाले के लिए, तो मतलब अपना भी कभी ना कभी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसीलिए तो एनसीईआरटी ने बोला बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर, दे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विद देयर, मेक देयर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल फॉर एंड फेवरेबल फॉर दी। क्लियर है? अब सामने देखिएगा, 5 मिनट रुक, फिर डाउट आ जाए तो पूछ लेना। इधर ये कोई एरिया बैरन है, ठीक, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रॉक प्रेजेंट है, सिर्फ यहां पे रॉक प्रेजेंट है। बोलिएगा सर एरिया बैरन है या नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, इसमें ये एरिया बैरन है या नहीं है? लाइफ है क्या? यहां पे सॉइल है, तो मान लिया सबने एरिया बैरन है, ये एकदम बैरन एरिया है, एकदम बैरन एरिया। बैरन एरिया का मतलब जहां पे सॉइल ही ना हो, जहां पे लाइफ ही ना हो। तो बोलो सर कैसी कंडीशन है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? एकदम अनफेवरेबल कंडीशन है। ये ड्राई कंडीशन है या मॉइस्ट? एकदम ड्राई कंडीशन है। सॉफ्ट या हार्ड? रॉक या वाइन? ड्राई और हार्ड कंडीशन है। बताइए डॉक्टर साहब, पानी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, एकदम बकवास कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी के भी ग्रो करने के लिए। इस टाइम पे कहीं दूर से हवा के साथ स्पोर्स आ गए, किसी स्पीसीज के, किसी ए स्पीसीज के, और ये ए स्पीसीज के स्पोर्ट्स यहां पे आ गए। जो ये ए स्पीसीज है ये तो ड्राई और हार्ड के लिए ही अडेप्टेड है, मतलब ये ए स्पीसीज की ग्रोथ ही होती है कब? ड्राई और, तो बोलिए बेटा जी, ये ए के लिए कंडीशन फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल ना, तो ए ने यहाँ पे ग्रो करना चालू किया। मगर ए का नेचर है केमिकल को सीक्रेट करना। ए जो है यहाँ पे सीक्रेट करता है, यहाँ पे ए सीक्रेट करता है एक एसिड जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो इसने कार्बोनिक एसिड का सीक्रेशन किया। कार्बोनिक एसिड तो याद होगा, H2CO3। इसने H2CO3 का सीक्रेशन किया और H2CO3 अब यहां पे आ गया। H2CO3 के यहां पे आते ही H2CO3 ने क्या किया, रॉक्स में क्रैक्स कर दिए, रॉक्स में क्रैक्स हो गए। जैसे ही रॉक्स में क्रैक्स हुए, ए की रूट इन क्रैक्स के अंदर चली गई।
ए की रूट इन क्रैक्स के अंदर चली गई। जैसे ही इन क्रैक्स के अंदर गई ये रूट, सोच के आंसर दीजिएगा। क्रैक्स बड़े होते गए, अगर क्रैक्स बड़े होते जाएंगे तो ये इनकी रूट और अंदर जाती गई, तो चट्टाने टूटती गई, मतलब वेदरिंग होती गई। अगर वेदरिंग होती गई, नहीं सर सॉइल नहीं बनी, सॉइल नहीं बनी, रॉक के पार्टिकल्स टूटने की वजह से सैंड बनी। चट्टान के टूटने से सैंड बनती है, सैंड और सॉइल में फर्क होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स बनने लग गए। जैसे जैसे रॉक के पार्टिकल्स बनने लग गए, मतलब यहाँ पे सैंड का फॉर्मेशन होने लगा, मतलब ड्राई और हार्ड कंडीशन बदल गई, ड्राई और सॉफ्ट में। डॉक्टर साहब जो अभी बोला था, बायोटिक कम्युनिटी ने अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट किया, अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए ही, ए ड्राई और हार्ड के लिए अडेप्टेड था, ड्राई और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड। तो ए का यहाँ पे अब सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो ए को यहां से जाना पड़ेगा। मगर एक गजब की बात, एनसीईआरटी ने एक गजब की बात लिखी। एनसीईआरटी ने कहा नो वेराइटी इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, किसी भी वैरायटी का कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता। जो अडेप्ट कर जाएगा उसका तो सर्वाइवल हो जाएगा, जो अडेप्ट नहीं करेगा उसको वहां से जाना पड़ेगा। तो क्या कंप्लीट एक रिमूवल होगा? जो अडेप्ट कर गया उसका तो सर्वाइव करेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो इवॉल्व कर गया उसका तो यहाँ पे सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। तो क्या सारे एक खत्म हो जाएंगे? लेकिन मैक्सिमम का रिमूवल हो गया, मगर कुछ तो सरवाइव कर गए। सर सोच के आंसर दे। ए मर गए, मरने से क्या बनेगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्राइटस। डेट्राइटस का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। क्या बनेगा? ह्यूमस। सैंड बन चुकी है, ह्यूमस बन गया, दोनों मिलके सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। बोल सर, एक प्लांट आया है तो साथ में कुछ छोटे छोटे माइक्रोब भी तो आएंगे। खुद भी तो सोचे, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, अगर प्लांट बढ़ते हैं तो मैंने बोला था फूड और शेल्टर, तो एनिमल डाइवर्सिटी, तो डिकम्पोजर्स भी तो आएंगे। तो सर दोनों आते गए, इधर सुनिए सामने, तो यहाँ पे क्या सॉइल का फॉर्मेशन होने लग गया? सर धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होने लग गया है। अब यहाँ पे कंडीशन हो चुकी है ड्राई और सॉफ्ट, और ड्राई और सॉफ्ट कंडीशन के लिए अब यहाँ पे कहीं दूर से हवा के साथ वापस स्पोर्स आ गए किसी बी स्पीसीज के। ये 20 स्पीसीज के स्पोर्स आ गए, और जो ये 20 स्पीसीज है ये तो ड्राई और सॉफ्ट के लिए ही अडेप्टेड है। जो ये 20 स्पीसीज है इसने अब यहाँ पे आके ग्रो करना चालू किया। जैसे जैसे ये इसने यहाँ पे आके ग्रो करना चालू किया, बी का थैलस, थैलस पता है? बॉडी साइज, इसका बॉडी साइज बड़ा है। अगर बॉडी साइज बड़ा है तो इसने इन्वायरमेंट में ट्रांसपिरेशन करना चालू किया, तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट, अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा तो अब ड्राई और सॉफ्ट कंडीशन बदल गई, मॉइस्ट और ये मॉइस्ट और सॉफ्ट में बदल गई। क्या बी मॉइस्ट और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड था? बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, दे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विद देयर, make their environment unfavorable for themselves and favorable for the। तो क्या बी का यहाँ पे सर्वाइवल होगा? बी को भी यहां से जाना पड़ेगा। क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? जो अडेप्ट कर गया उसका तो सर्वाइवल होगा, लेकिन मैक्सिमम का सर और ज्यादा मरे, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ा, तो सॉइल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कोई सी स्पीसीज आ गई। अब जो ये सी स्पीसीज है ये तो अडेप्टेड ही है मॉइस्ट और सॉफ्ट के लिए। जो ये सी स्पीसीज है ये और ज्यादा ट्रांसपिरेशन करती है, अगर और ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगी तो अब मॉइस्ट और सॉफ्ट कंडीशन बदल गई हाई मॉइस्चर कंडीशन में, ये हाई मॉइस्चर कंडीशन में बदल गई। जैसे ही हाई मॉइस्चर कंडीशन में बदली, सी तो हाई मॉइस्चर के लिए अडेप्टेड ही, तो सी को भी यहां से क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? जो अडेप्ट कर गया उसका तो यहाँ पे सर्वाइवल हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है कोई डी स्पीसीज, ये कोई डी स्पीसीज आई, और ये जो डी स्पीसीज है ये तो हाई मॉइस्चर कंडीशन के लिए ही अडेप्टेड है, ये भी लगातार अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती जा रही है। जो डी है इसकी बॉडी साइज और बड़ी है, अगर बॉडी साइज और बड़ी है तो ट्रांसपिरेशन रेट
अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट, अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता चला गया तो धीरे धीरे टेम्परेचर, अगर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगा तो अब कंडेंसेशन होने लगा, हवा ठंडी होने लगी, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और अगर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ तो अब यहाँ पे रेनफॉल हो गया। जैसे ही रेनफॉल हुआ, डी तो रेनफॉल वाली कंडीशन के लिए अडेप्टेड ही, तो डी को भी यहां से क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? कंप्लीट रिमूवल नहीं होगा, जो अडेप्ट कर गया उसका तो सर्वाइवल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ई स्पीसीज आ गई, और जो ये ई स्पीसीज है ये तो रेनफॉल वाली कंडीशन के लिए ही अडेप्टेड है, ये भी अपने इन्वायरमेंट के साथ लगातार इंटरैक्ट करती जा रही है, अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बनाती जा रही है। लेकिन अभी इसने अपने इन्वायरमेंट को इतना अनफेवरेबल नहीं बनाया है कि इसका रिप्लेसमेंट हो जाए। जिस दिन इसने अपने इन्वायरमेंट को इतना अनफेवरेबल बना दिया उस दिन इसका भी, तो ये अभी के लिए अपने इन्वायरमेंट के साथ नियर इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो अभी के लिए ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में जब ये ज्यादा खराब कर देगी तो उस दिन इसका भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब सोच के आंसर दीजिएगा, आखिर में आपको क्या क्या मिला? क्या ई मिला, क्या डी मिला, सी, बी, ए मिला? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। आपकी पहली डेफिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया इज कॉल्ड एज। दूसरी डेफिनेशन इधर देख, रिप्लेसमेंट हो रहा है एग्जिस्टिंग बायोटिक कम्युनिटी का दूसरी बायोटिक कम्युनिटी से एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में, पैरेलल टू द चेंजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। क्लियर है? सामने देख के, खत्म नहीं हुई ये बात, प्लीज सामने देखे। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जो सबसे पहले आता है उसी को कहा जाता है पायोनियर स्पीसीज। क्या कहा जाता है? सबसे पहले आने वाले को कहा जाता है पायोनियर। तो अगर मुझे एक लाइन में पायोनियर को डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलूं? बिल्कुल सही, द फर्स्ट स्पीसीज टू इन्वेड अ बैरन एरिया इज कॉल्ड एज। तो सिंपल सा अपन लिख सकते हैं, द फर्स्ट स्पीसीज टू इन्वेड a barren area, to invade a barren area is called as pioneer। सबसे आखिरी में कौन आया? सबसे आखिरी में आने वाला है ई, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इसीलिए इसको कहा गया क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया कम्युनिटी क्यों बोला, क्योंकि ई अकेला नहीं होगा, ई के साथ तो ये सब भी, तो आखिरी में तो सब प्रेजेंट हुए ना, तो कैसे डिफाइन करूं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या लिखूं? बिल्कुल, द लास्ट एंड मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, सर स्टेबल नहीं बोला, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा द लास्ट एंड मोस्ट स्टेबल एंड इन नियर इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट, and in near equilibrium with environment is called as, उसी को कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर है? सर तो पायनियर कौन, क्लाइमैक्स कौन? सर ई, डोमिनेंट कौन है क्लाइमैक्स में? प्रेजेंट सब होंगे लेकिन डोमिनेंट कौन? इधर देखिए, जो बीच में आई बी सी डी, इन्हीं को कहा जाता है सीरल, या इन्हीं को कहा जाता है ट्रांजिशनल कम्युनिटी, इन्हीं को कहा जाता है सीरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। देखिए नाम से ही काम का पता चल गया, मुझे उम्मीद है ट्रांजिशनल से ही समझ में आ गया। पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में आने वालों को क्या कहा? सीरल या। क्लियर है? सामने देखिए, पायोनियर प्लस सीरल प्लस क्लाइमैक्स, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, बेटा इतना आसान होता तो तू 1,30,000 नहीं देता। पायनियर प्लस सीरल प्लस क्लाइमैक्स, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए
तो ही कहलाता है सीर। क्या कहलाता है? तो सीर इक्वल्स टू पाइनियर प्लस सीरल प्लस, क्लियर है? एनसीईआरटी पेज नंबर 250, एनसीईआरटी पेज नंबर 250, 14.6 पैराग्राफ, बिल्कुल देख ली जल्दी फोन पे। 14.6 पैराग्राफ मिला? नई एनसीईआरटी में नहीं है, चिंता ही मत कर, नई एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको फोटोकॉपी करानी है। पेज नंबर 250, पेज नंबर 250 पे एनसीईआरटी में 14.6 पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द चेंज इज ऑर्डरली, the change is orderly and sequential parallel with the change in the physical environment. These change, mark करते रहिएगा, these change lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and is called as climax. सर परसों के मेजर टेस्ट का क्वेश्चन, नियर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा उसने, नियर इक्विलिब्रियम, क्यों सर? सोचो सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम लिख दूंगा तो मतलब ये तो स्टेबल हो गई। अगर स्टेबल हो गई तो मतलब कोई ना कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा। अगर इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा, सुनिए, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर आप पढ़ के आए हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़े दिनों में पढ़ाने वाला हूं आप पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। किसी सिस्टम को चलने के लिए एंट्रोपी की वैल्यू होनी चाहिए, याद आया? आप पढ़ के आए हो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो किसी ना किसी सिस्टम को चलने के लिए एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, रैंडमनेस ज्यादा। तो अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम में लिख दिया, अगर आपने इक्विलिब्रियम लिख दिया तो मतलब इकोसिस्टम में कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ये सांस ही नहीं ले रही, ट्रांसपिरेशन ही नहीं कर रही, कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो रही। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसीलिए एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा नियर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं लिखा। मिला? नेक्स्ट लाइन, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल। सर ग्रेजुअल है, देखो सामने ग्रेजुअल है, एक स्टेप में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। फेयरली प्रिडिक्टेबल क्यों बोला, अभी 5 मिनट में समझाऊंगा। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल। सर पेन यूज करे, दिक्कत आ जाएगी बाद में। एनसीईआरटी पेज नंबर 251, एनसीईआरटी पेज नंबर 251, 14.6 पैराग्राफ, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट स्पीसीज टू इन्वेड अ बैरन एरिया। मिला? The first species to invade a barren area is called as pioneer. Marker important. The first species to invade a barren area is called as pioneer. मिला? NCERT पेज नंबर 250, ऊपर से थर्ड पैराग्राफ, the entire sequence of community that successively change in a given area are called as seed. मिला? बगल में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, सीर इक्वल्स टू क्या क्या लिखूं, पाइनियर प्लस सीरल प्लस क्लाइमैक्स, लिख दिया। सर लेफ्ट हैंड साइड की 2 डेफिनेशन जल्दी से लिखें, ये जल्दी कॉपी में लिखें। हाँ जी बोल, अभी रुक जा 5 मिनट, अभी समझ में आएगा तुझे, अभी तो सिर्फ मैंने हाइपोथेटिकल समझाया। ये डेफिनेशन हो गई क्या? बेटा बोल। सर बिल्कुल, हमेशा क्या एक दिन में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है? इन्वायरमेंट को चेंज होने में टाइम लगेगा ना, तो ए को बार बार चेंज होता रहना पड़ेगा, तब जाके सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। इसीलिए इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, ए को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा। हाँ बेटा तेरा डाउट हो गया क्लियर? हाँ जी तेरा डाउट अभी, चलो सर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, है ना, मैं पूछने वाला था, क्या मैं इसको पाइनियर कम्युनिटी कह सकता हूँ? आराम से सोचना है ना, अगले 10 मिनट दिए मैंने आपको।
हो गया नहीं? अरे लेफ्ट हैंड साइड कौन, ये दो लाइनें कौन बोला रे? कौन सा वाला था? ये शक्ल दिखा रहे हैं? सब सही चल रहा है तेरे जीवन में? जल्दी लिख। आंसर सामने, अब पेन नीचे, सामने ये लिख लिया ना? चलिए इधर पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया, अब सुनिए, अब इसके टर्म कैसे दिए जाएंगे? सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया को क्या कहते हैं? बोलो। सर ड्राई एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? बिल्कुल सही, ज़ेरोफाइट्स। फाइट्स मींस प्लांट, ज़ेरो मींस ड्राई एरिया। तो ड्राई एरिया के लिए वर्ड क्या यूज किया? ज़ेरो। आगे जोड़ दे सीड। तो जगह का नाम, सक्सेशन का नाम कैसे रखेंगे? जगह का नाम और आगे जोड़ दे सीड। तो सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया इज कॉल्ड एज, सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया इज कॉल्ड एज ज़ेरो सीड। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे लिखना हो सक्सेशन ऑन वाटर, वाटर के लिए वर्ड हाइड्रो, आगे जोड़। तो वाटर में सक्सेशन के लिए वर्ड हाइड्रो सीड। क्लियर है? सामने रुको, अभी पूरा टाइम दूंगा, अभी रुको। अब वाटर दो तरह का हो सकता है। अगर वाटर सॉल्टी है, सॉल्टी के लिए वर्ड हेलो, आगे जोड़। तो सॉल्टी वाटर के लिए वर्ड हेलो सीर। अगर वाटर एसिडिक है, एसिडिक के लिए वर्ड ऑक्जेलो, आगे जोड़। ऑक्जेलो सीर, कह दो ऑक्जेलो सीर। या फिर ड्राई एरिया दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकती है रॉक, रॉक के लिए वर्ड लिथो, लिथोस्फेयर पढ़ाया था, लिथो आगे जोड़, तो उसी को कहा जाता है लिथोसीर। या फिर हो सकती है सैंड, सैंड के लिए वर्ड यूज करा जाता है सेमो, पी साइलेंट है, सेमो आगे जोड़, सेमो सीर। मगर एनसीईआरटी बोलती है अपने को ऐसा नहीं करना, या तो सीर जोड़ दो या जोड़ दो आर्क, जगह का नाम और आगे जोड़ दीजिए आर्क। जैसे ज़ेरो सीर की जगह ज़ेरो। अब इसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए था। कुछ वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, दो वोवल्स एक साथ नहीं आते, तो ओ और ए साथ में, तो ओ को हटा और लगा, तो इसीलिए कहा जाता है इसको जेरार्क। क्या कहा जाएगा? तो हाइड्रोसीर को, बहुत बढ़िया, इसी को कहा जाएगा हाइड्रार्क। लिथोसीर को, सेमोसीर को, क्लियर है? हेलोसीर को। अब बहुत बढ़िया सर, 11th में पढ़ के आए हो, बड़े बड़े ट्रीज को क्या कहते हैं? बड़े ट्रीज को, अरे वो तो क्लासिफिकेशन, अरे वो तो क्लासिफिकेशन है नालायक। मीजोफाइट्स, जो मीडियम वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं, याद आया? तो अगर सक्सेशन हो रहा है, क्या हो गया तुम्हें? सक्सेशन हो रहा है ऑन मीडियम वाटर कंडीशन, अगर मीडियम वाटर कंडीशन में सक्सेशन हो रहा है तो वर्ड यूज कर मीजो, या तो सील, या तो कह दो मीजो सीर, या फिर मिजार, या तो मीजोसीर या मिजार। क्लियर है? एनसीईआरटी पेज नंबर 251, एनसीईआरटी पेज नंबर 251 14.6.1 पैराग्राफ, पहली लाइन। सर अगर सक्सेशन हो वाटर में लिखा है तो क्या कहा जाएगा? मार्कर, हाइड्राक। और सक्सेशन हो रही है ड्राई एरिया में तो क्या? जेराक। मिल गया? मार्क कर लीजिए सामने। अब अपने सिलेबस में दो चीजें, एनसीईआरटी ने बोला दो चीजें हैं आपके सिलेबस में, एक तो है लिथोसीर और एक है हाइड्रोसीर।
सर मैंने दोनों पढ़ा दिए, अभी 5 मिनट में अपन बस रिवाइज करेंगे। कल स्ट्रेटिफिकेशन, परसों स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक पढ़ाया था, मैंने बोला था याद कर लेना, हो गया। तो बस वही है हाइड्रोसी, अभी वो ही रिवाइज कराऊंगा। दूसरा, ये जो बोर्ड पे लिखा है ये एक तरह से लिथोसीन है, अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में। लिख डालो। कितना टाइम? 5 मिनट बहुत। नाइट कितना बोल रहा है? 10 मिनट दिए, चल देख ले फिर। 11 दिए, हाँ बिल्कुल, देख ले पूरे 10 मिनट दिए। 11 दिए, 12 ले, 12 फाइनल, अब चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे मत बोलना जल्दी कि फिर लेट छोड़ा। एनसीईआरटी प्लीज मार्क कर लीजिएगा जो बोला है, सिर्फ उतना ही। तो बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, वो तो लगातार इंटरैक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल, और आने वाले के लिए। तू लिख क्यों नहीं रहा? घर जाके लिखेगा सजा के? तुझे बोल रहा हूँ। हाँ, रंगोली बनाएगा तो फिर। तुमने एसी भी बंद करा रखे हैं। चल रहे हैं? रिमोट किसके पास है? तुम्हारे मोबाइल काम नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो रहा है? कर रहे होंगे यार। वो हीरो तू सजा क्यों रहा है? जल्दी लिख। अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगा दूंगा। कौन किसको लगा रहे अच्छा? कौन था? कौन सा वाला था? पीछे कौन सा वाला था? किसको अच्छा लग रहा था? वाली तो नहीं है ना? सर ने पढ़ाना चालू कर दिया ना जेनेटिक डिसऑर्डर? आज ही पढ़ाया ना? किसी में कोई क्रोमोसोम वोमोसोम कम गायब तो नहीं हुआ? अच्छा, अभी नहीं पढ़ाया? मिटा दो पूरा, राइट साइड का पूरा बोर्ड चाहिए। पहले ये खत्म हो जाए, है ना? ये बहुत लंबा टॉपिक है।
हाँ जी बोल, अभी बताएंगे ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? बायोटिक कम्युनिटी है नेवर स्टेबल वाली, रुक जा, अभी तो पढ़ाना चालू किया है। उधर क्यों नहीं बैठा, कोने से दिख रहा है तुझे? नेक्स्ट हेडिंग, लिथोसीर। अच्छा 12 मिनट नहीं हुए, 4 बचे। किसकी रुक गई भाई? तुम है ना अभी। अब तो आ गए ना मॉड्यूल विप्रो के? सबके लिए नहीं थे ना, मतलब उतने छपे नहीं थे उस टाइम। चले हटा दे, डायग्राम हटा रहा हूं, जल्दी लिख। पाइनियर है ना बेटा, अब बोल। हाँ, जो पहली बार आई, जो फ्रेश जगह पे पहली बार आए, ठीक है। हाँ चेंज हो गए तो बिल्कुल, इसीलिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते हैं। हमने ये थोड़ी ना बोला, इसलिए तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, अरे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या मैं इसको पाइनियर कम्युनिटी कह सकता हूँ? नहीं कह सकते ना, देखते हैं अभी। हो गया। हाँ जी, सर अभी थोड़ी देर रुक जा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर रह जाए तो पूछ लेना, हटा दूं? कौन लिख रहा है? कोई लिख रहा है? हाँ जल्दी लिख। नेक्स्ट हेडिंग जिसने लिख लिया, लिथोसील। क्या लिखूं हेडिंग, क्या क्या डेफिनेशन लिखूं? सक्सेशन ऑन, लिख डाल। सक्सेशन ऑन रॉक इज कॉल्ड एज लिथोसील। फिर सामने प्लीज, अब थोड़ी देर तरीके से सुनना बातें। अभी तक तो हाइपोथेटिकल बातें की थी, अब अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। सक्सेशन ऑन रॉक इज कॉल्ड एज लिथोसील, तो अपन लिथोसील पढ़ रहे हैं। रॉक है, बोलो बेटा जी, एरिया बैरन है या नहीं है? किसी को डाउट? क्या सॉइल प्रेजेंट है? नहीं है। कंडीशन मोल कैसी होगी? ड्राई और, यहाँ पे एकदम अनफेवरेबल कंडीशन है, ड्राई और हार्ड कंडीशन है। इस ड्राई और हार्ड कंडीशन में इस टाइम पे कहीं दूर हवा के साथ स्पोर्स आ गए, एक लाइकेन के, और यहां पे जो लाइकेन आया
उस लाइकेन को कहा जाता है क्रस्टोज लाइकेन। यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन आ गया। और जो ये क्रस्टोज लाइकेन होता है बेटा जी, ये क्रस्टोज लाइकेन ग्रो ही करता है ड्राई और हार्ड कंडीशन में। ये क्रस्टोज लाइकेन ग्रो करता है ड्राई और हार्ड कंडीशन पे। बोलो डॉक्टर साहब, क्रस्टोज लाइकेन के लिए ये कंडीशन फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। अब क्रस्टोज लाइकेन ने यहाँ पे सीक्रेट किया एक एसिड, यहाँ पे इसने सीक्रेट किया H2CO3, सीधा लिख दिया मैंने कार्बोनिक। जैसे ही इसने कार्बोनिक एसिड को सीक्रेट करना चालू किया, कार्बोनिक एसिड के सीक्रेशन की वजह से रॉक्स में क्रैक्स आने लग गए। जैसे ही रॉक्स में क्रैक्स आने लगे, रॉक्स में क्रैक्स के आते ही जो इसकी रूट पहले सिर्फ रॉक के सरफेस पे थी, वो अब पेनिट्रेट करने लग गई। जैसे ही इसने पेनिट्रेट करना चालू किया, रॉक्स में क्रैक्स वाइडन अप हो गए। और जैसे ही रॉक्स में क्रैक्स वाइडन अप होने लगे, रॉक टूटी, मतलब वेदरिंग होने लगी। रॉक्स के टूटने को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स बनने लग गए। मतलब यहाँ पे क्या बनने लग गया, यहाँ पे सैंड का फॉर्मेशन होने लग गया। मतलब ड्राई और हार्ड सरफेस से बन गया ये ड्राई और, क्या ये क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड थे? नहीं है बेटा, मॉड्यूल में सामने देख, ड्राई और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड थे। अगर ड्राई और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड नहीं थे तो उसको भी यहां से जाना पड़ेगा। क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? कंप्लीट रिमूवल। अब आप सबके जो डाउट थे यही क्लियर कर देता हूं। चट्टानें क्या एक दिन में टूट जाएंगी? चट्टानों को टूटने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर बहुत टाइम लग रहा है, 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर 100 ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, 100 का मतलब है डिकेड्स में लगा टाइम, डिकेड्स में लगेगा स्टार्टिंग में टाइम। तो क्रस्टोज लाइकेन ने जो सैंड बनाई उसको बनने में बहुत टाइम लग गया, तो उस टाइम तक क्या अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो कुछ सरवाइव कर जाएंगे। अब यहां पे एक दूसरा लाइकेन आ गया, ड्राई और सॉफ्ट के लिए एक दूसरा लाइकेन अडेप्टेड है, जिसकी बॉडी साइज थोड़ी बड़ी होती है, जिसकी बॉडी साइज बड़ी होती है, या मैं और अच्छा वर्ड यूज करता हूं, जिसका थैलस बड़ा होता है, उसी को कहा जाता है फोलियोज लाइकेन। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे फोलियोज लाइकेन आ गया। तो क्रस्टोज लाइकेन का रिप्लेसमेंट हो गया किससे? फोलियोज लाइकेन का थैलस बड़ा है तो ट्रांसपिरेशन रेट, अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा तो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे मॉइस्चर बढ़ने लगा। तो अभी तक कंडीशन ड्राई और सॉफ्ट थी, अब यहाँ पे ये कंडीशन मॉइस्ट, और क्या ये मॉइस्ट और सॉफ्ट के लिए अडेप्टेड है? तो इसको भी यहां से जाना पड़ेगा। क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? जो अडेप्ट कर गया उसका तो सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का। अब आप क्लास 11 में गजब की चीज पढ़ के आए थे कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो मॉइस्ट और सॉफ्ट कंडीशन पे ग्रो कर लेते हैं और उनके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। याद आया? बिल्कुल सही बोला, जो रॉक के नीचे भी मिल जाते हैं। स्फैग्नम पढ़ के आए थे, मॉसेस, जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो यहाँ पे मॉसेस आ गए। और जो मॉसेस होते हैं इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मॉसेस आ गए हैं। अगर इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा, कुछ सोचना, तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते जाएंगे, तो सरफेस में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये मॉइस्ट और सॉफ्ट कंडीशन से बदल गई हाई मॉइस्चर कंडीशन में। तो यहाँ पे हाई मॉइस्चर कंडीशन आ गई। जैसे ही हाई मॉइस्चर कंडीशन आई, आप तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, हाई मॉइस्चर कंडीशन में मॉसेस सरवाइव नहीं कर सकते, वो गलने लग जाते हैं। और अगर वो गलने लग गए तो इनकी भी यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? इनका कंप्लीट रिमूवल। अब यहाँ पे आ गए ऐसी प्लांट्स जो हाई मॉइस्चर में भी सरवाइव कर लेते हैं, या मैं और अच्छे से बोलूं, यहाँ पे आ गई आपकी ग्रासेस। आपको आपके घर में ही देखने को मिल जाएगा, जो ग्रासेस होती हैं वो हाई मॉइस्चर, आपका माली आके खूब पानी देता है तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो यहाँ पे हर्ब्स आ गई, ग्रासेस आपकी हर्ब्स होती हैं, तो यहाँ पे हर्ब्स आ गए। मगर ग्रासेस का ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा है। अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट
अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने लग गया तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने और क्लाउड्स के बनते ही यहाँ पे रेनफॉल होने लग गया। जैसे ही यहाँ पे रेनफॉल हुआ, जो ये ग्रासेस थी इनकी रूट्स पानी में डूब गई। अगर रूट्स पानी में डूब गई, कुछ सोचिएगा, अगर रूट्स पानी में डूब गई तो ये गल जाएंगी, विल्टिंग हो जाएगी, और अगर विल्टिंग हो जाएगी तो उसको भी यहां से क्या कंप्लीट रिमूवल होगा? जो अडेप्ट कर गया उसका तो सर्वाइवल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट आएंगे जिनकी हाइट हर्ब से ज्यादा होती है, जिनकी रूट्स पानी में डूब भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आ गए श्रब्स, यहाँ पे श्रब्स आ गई। जो श्रब्स आती हैं वो रेनफॉल को तो टॉलरेट कर लेती हैं, मगर इनका ट्रांसपीरेशन रेट और ज्यादा है। अगर ट्रांसपीरेशन रेट और ज्यादा है तो यहाँ पे अब क्लाउड्स और ज्यादा बने। अगर क्लाउड्स और ज्यादा बने तो अभी तो श्रब्स आ गई थी, मगर अब और ज्यादा क्लाउड्स के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने लग गया या हाई रेनफॉल होने लग गया। जैसे ही हाई रेनफॉल हुआ तो हाई रेनफॉल को टॉलरेट ही नहीं कर सकती, ये गिरने लग जाती हैं, इनकी विल्टिंग हो जाती है। कुछ याद आ रहा है? और अगर विल्टिंग हो गई तो इसका भी यहां से रिमूवल होगा, क्या कंप्लीट एलिमिनेशन होगा? तो अब आ गए यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज, यहाँ पे बड़े ट्रीज आ जाएंगे जो हैवी रेनफॉल को भी टॉलरेट कर लेते हैं। और बड़े ट्रीज के लिए ही आप वर्ड यूज करते हैं, या तो ट्रीज या मीजोफाइट्स। याद आया? तो आखिरी में आ गए आपके ट्रीज या मीजो, यहाँ पे ट्रीज या मीजोफाइट्स आ जाते हैं। ये भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए, लेकिन अभी इन्होंने अपने इन्वायरमेंट को इतना अनफेवरेबल नहीं बनाया है कि इसका रिप्लेसमेंट हो जाए। जिस दिन इन्होंने अपने इन्वायरमेंट को ज्यादा खराब कर दिया उस दिन इनका भी। तो सर सोच के बताइएगा, आखिरी में आपको कौन कौन मिला? क्या आपको ट्रीज मिले? क्या आपको श्रब्स मिली? हर्ब्स, मॉसेस, फोलियोस, क्रस्टोस। सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड एज। क्लियर है? आपकी पहली डेफिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया इज कॉल्ड एज। दूसरी डेफिनेशन सामने देख, द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बायोटिक कम्युनिटी बाय अनदर इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। सर सामने इधर एक ऑर्डरली मैनर में हुआ, ग्रेजुअल, एक स्टेप में नहीं बन गए ट्रीज, या एक स्टेप में आखिरी में बोल दो फॉरेस्ट बन गया। क्यों नहीं बना वही फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं होते, श्रब्स होते। अरे मतलब आखिरी में फॉरेस्ट बन गया। सर क्या एक स्टेप में बन गया? ग्रेजुअल है। तो आपने यही तो बोला था, द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बायोटिक कम्युनिटी बाय अनदर इन एन ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर। सामने देखिए सीक्वेंस में है, पहले एल्गी आई, एल्गी के बाद ब्रायो आया, ब्रायो के बाद आपकी ग्रासेस आ गई, टेरिडो, और टेरिडो के बाद एंजो आ गए, टेरिडो के बाद एंजो आ गए। तो मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर में है। दूसरा, पैरेलल विद दी चेंजिंग फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल। एक वर्ड छोड़ दिया था मैंने एनसीईआरटी का, फेयरली प्रिडिक्टेबल। देख लो सर, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाला कैसा होगा। जब आपने बोला कि मॉइस्ट और सॉफ्ट कंडीशन आ गई वाटर, तो आपने बोल दिया था स्पेगनम जैसा वाटर रिटेन करने वाला कोई आ जाएगा। जब हैवी रेनफॉल होने लग गया तो आपको पता चल गया था कि कोई ट्रीज जैसे मीजोफाइट्स आएंगे। क्लियर है बात? सर सोच के आंसर दीजिएगा, सब सामने लिखा है। यहाँ का पाइनियर कौन? नेट का कम से कम 4 बार का क्वेश्चन है, पीछे बार बार मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे पाइनियर कौन, क्रस्टोस लाइकेन, पाइनियर स्पीसीज। अब डॉक्टर साहब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिमाग चलाना पड़ता है पास होने के लिए। एनसीईआरटी ने बिल्कुल पाइनियर स्पीसीज लिखा, लेकिन सर क्रस्टोस लाइकेन तो लाइकेन का एक टाइप है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रस्टोस की अलग अलग स्पीसीज आ जाए, क्रस्टोस की भी तो अलग अलग स्पीसीज आ सकती हैं। अगर क्रस्टोस की अलग अलग स्पीसीज आई तो क्या बोलेगा? पाइनियर कम्युनिटी।
इसीलिए पेपर में अगर कम्युनिटी आ जाए तो देख के घबरा मत जाना। आएगा तो मैक्सिमम टाइम पाइनियर स्पीसीज ही, मगर आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे क्रस्टोस की भी तो अलग अलग स्पीसीज हो सकती है, इसीलिए पाइनियर कम्युनिटी भी कह सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने स्पीसीज कहा, इसलिए हम भी मैक्सिमम जगह स्पीसीज ही कहेंगे, मगर हो सकता है क्रस्टोस की भी अलग अलग स्पीसीज आ जाए। क्लाइमेक्स कौन? बहुत बढ़िया, क्लाइमेक्स कौन है? क्लाइमेक्स मीजोफाइट। अब सुनिए, बच्चा क्या डाउट कर लेता है, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा। कम्युनिटी क्यों कहा? क्योंकि सब है, उसमें डोमिनेंट कौन है? क्लियर है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मगर उसमें डोमिनेंट कौन? क्लियर है? पक्की बात? एनसीईआरटी पेज नंबर 251, एनसीईआरटी पेज नंबर 251, 14.6 पैराग्राफ है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मार्क करते रहिएगा। 6.1 पैराग्राफ, ऊपर से सेकंड, द फर्स्ट स्पीसीज टू इन्वेड अ बैरन एरिया इज कॉल्ड एज, मिला? उसमें आगे इन प्राइमरी सक्सेशन, अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है अभी नहीं पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक दीज आर यूजुअली लाइकेन। कौन से लाइकेन? पेन चलाइए और लिखिए, क्रस्टोस लाइकेन। एनसीईआरटी पूरा नहीं लिखती है कभी। दीज आर यूजुअली लाइकेन, कौन से लाइकेन? विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड। कौन सा एसिड? लिखो सर, कार्बोनिक एसिड। विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड, कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। which are able to secrete acid, carbonic acid to dissolve rock, help in weathering and, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। चट्टान टूटेगी अलग, इनके मरने दोनों से होगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने दोनों अलग अलग वर्ड लिखे। समझ गए? फिर आगे, दीज लेटर पेव वे, पेव वे का मतलब रास्ता दिखाते हैं, किसको? वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक, कौन है ब्रायोफाइट? इधर देख के बोल, ये देख। इसके बाद कौन आया? मॉस। तो उसने रास्ता दिखाया किसको? मॉसे। फिर मैंने बोला था ये बहुत कम सॉइल में भी रह लेते हैं, चट्टान के नीचे, देख आगे लिख दिया, विच कैन होल्ड, कुछ ऐसा ही लिखा होगा, विच कैन होल्ड इन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। अब देख आगे एनसीईआरटी ने क्या गजब किया, दे आर विथ टाइम सक्सीडेड बाय हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन सर? मतलब मॉसेस ब्रायोफाइट आया, ग्रासेस आपकी टेरिडो होती है, और टेरिडो के बाद सीधे एंजो आ गए, तो सर वही तो लिख दिया, हायर प्लांट्स में तो सब यही तो आ गए। फिर आगे लेख पढ़, एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली आ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इज फॉर्म। फिर आगे देख क्या लिखा, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज। जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, क्लाइमेक्स मेंटेन रहेगी। जैसे इन्वायरमेंट चेंज, इसका भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिमूवल नहीं, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। फिर आगे, विद टाइम द जीरोफिटिक कंडीशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आखिरी में मीडियम वाटर कंडीशन हो गई ना सर, सोच के आंसर देना। तो अगर मैं लिथोसीर की बात करूं, लिथोसीर में सर पहले कंडीशन कैसी थी? ड्राई एरिया। ड्राई एरिया के लिए वर्ड क्या यूज किया था? जेरो। कंडीशन को कहेंगे जेरिक, क्या कहेंगे? तो यहां पे जेरिक कंडीशन कन्वर्ट हो गई किसमें? मीजिक कंडीशन में। किसमें? नेट का प्यार है ये क्वेश्चन, बार बार पूछेगा कि जेरिक कंडीशन किसमें बदल गई? मीजिक कंडीशन में। क्लियर है? बच्चों वाली बातें थी, लेवल अब चालू होता है, प्लीज सामने देख लीजिएगा आप, ठीक? मुझे पता था ये सब सही कर देंगे, आंसर गलत भी नहीं होगा। जिसके लिए ये सब पढ़ा रहा हूं और 2 दिन तक पढ़ने वाले हैं, जो अपन अब पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सर जबरदस्ती हाँ मत करना,
सोचना और आंसर करना, गलत भी लिख सकता हूं। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ? ग्रेजुअल हुआ? किसी को डाउट? क्या ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ है पाइनियर का क्लाइमैक्स है? क्यों नहीं हुआ? धीरे धीरे ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ, पाइनियर किस पे बदल गया? तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ है पाइनियर का, आखिरी में तो क्लाइमैक्स ही है ना। तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होता है, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ पाइनियर स्पीसीज बाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पाइनियर का रिप्लेसमेंट हो गया किससे? क्लियर है? किसी को डाउट? मैंने तो नहीं लिखा, किसने बोला? मैंने ये लिखा, मैंने वर्ड यूज किया ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। सर आप स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने नहीं लिखा कि सीधा पाइनियर क्लाइमैक्स में बदल गया, मैंने लिखा है कि ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ है पाइनियर का किससे। आ रही है बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूं दिमाग चलाइएगा। अब बच्चों वाली बात खत्म हो गई, सोच के आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं किसकी साइज छोटी, जो भी बात कर रहा हूं कंपैरिजन में कर रहा हूं, पाइनियर की साइज, इसकी साइज, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं स्मॉल साइज का रिप्लेसमेंट हो रहा है लार्ज साइज से? तो यहाँ पे स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म का रिप्लेसमेंट हो जाता है लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म से। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सोच के बोलिए, किसकी ग्रोथ रेट या रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा? मुझे नहीं आता, और क्यों? पाइनियर की या क्लाइमैक्स की? सोच, आंसर आएगा। किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा, पाइनियर की या क्लाइमैक्स? मैंने सोचा था पढ़े लिखे बच्चे हैं एकदम, हर बैच में आंसर मिल गया मुझे, और इसको हम सबसे अच्छा बोल रहे हैं। सोचो किसकी और क्यों, क्यों भी पूछ रहा हूं। एक भी आंसर नहीं आ रहा। साले वो गधे ही अच्छे, एक बार में आंसर देते हैं। नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, किसकी रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा? पाइनियर की, क्यों? बहुत बढ़िया, तो पहले शर्म आ रही थी? पहले शर्म आ रही थी क्या? किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा? पाइनियर की, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सर पढ़ा रहे हैं अभी तो। मियोसिस होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, पॉलिनेशन होगा, एक बार में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 या 4, जबकि एसेक्सुअल में तो कितने भी बन सकते हैं। तो ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा? इसकी ग्रोथ रेट, इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा। ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, किससे? तो इसका स्मॉल आर ज्यादा, इसका स्मॉल आर, तो इसका ग्रोथ रेट कम, स्मॉल आर कम। क्लियर है? तो बोल सकता हूं मोर आर वाले का रिप्लेसमेंट हुआ लेस आर वाले से। तो सही आंसर देना, दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? क्लाइमैक्स की। तो बोल सकता हूं लेस स्टेबिलिटी वाले का रिप्लेसमेंट हो गया मोर स्टेबिलिटी वाले से। स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल के से, किससे? स्मॉल के। इसका के कम है, इसका के ज्यादा है, मोर स्टेबिलिटी है, के ज्यादा। सोच के आंसर देना। इसका के कम है, आर ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज। कुछ सोच, इसका आर कम है, के ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाता है के सेलेक्टेड स्पीसीज। कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं मेनली डोमिनेंट किसकी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी में डोमिनेंट कौन है? क्लियर है?
तो क्या मैं बोल दूं आर सेलेक्टेड का रिप्लेसमेंट होता है इस सक्सेशन में के सेलेक्टेड से? क्लियर है बच्चों वाली बात? अब आपके लेवल की बात सामने मॉड्यूल में नहीं है बेटा, काम की बातें नहीं होती। इधर देख, अगर मैं पूछूं आर सेलेक्टेड को एक लाइन में डिफाइन कर। ग्रोथ रेट ज्यादा, साइज तो मैं बोल दूं स्मॉल साइज के लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बोल सकता हूं। एनसीईआरटी पेज नंबर 232, एनसीईआरटी पेज नंबर 232, ऊपर से चौथा लाइन, ऊपर से चौथी लाइन या चौथी है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, मिला? small some produce a marker, some produce a large number of small size of spring while other produce a small number of large size of spring, मिला? मार्कर क्या लिखूं मैं पहले वाले के लिए? लेग बगल में लेफ्ट में आर सेलेक्टेड, पेन यूज कर बेटा, गायब हो जाएगा साल के एंड तक। आर सेलेक्टेड स्पीसीज। और सेकंड वाले के लिए क्या लिखूं? के सेलेक्टेड स्पीसीज। क्लियर है? मॉड्यूल पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 146, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 146, 121 पे 146, और उस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। आंसर बिल्कुल सही आंसर। थर्ड पूछा है कि आर सेलेक्टेड के लिए स्मॉल साइज के लार्ज नंबर ऑफ, सर मार्क कर लो उस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है वो। 146 ठीक, सामने इधर, चलिए आंसर दो। बोलना आंसर, कौन बोलेगा? चलो सबको मौका देंगे, है ना? ड्यूरिंग सक्सेशन, ड्यूरिंग सक्सेशन सब लिखा है बोर्ड पे, है ना? कुछ ऐसा है ही नहीं जो बोर्ड पे लिखा ही नहीं हो। जो भी बात करूंगा कंपैरिजन में करूंगा। ड्यूरिंग सक्सेशन पहला पॉइंट बोलो, डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है कम होता है? तो ह्यूमस कंटेंट, बहुत बढ़िया। तो ड्यूरिंग सक्सेशन ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन, बायोमास बढ़ेगा। पहले तो छोटे छोटे लाइकेन थे, बाद में तो ट्री आ गए, तो बायोमास, बहुत बढ़िया, बायोमास भी बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन बोलो, ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आराम से सोच, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे यार, साफ दिख रहा है। पहले तो सिर्फ क्रस्टोस थे, आखिरी में तो सब आ गए, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। चलो थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग सक्सेशन, अब बोल, ऑर्गेनिज्म की साइज, ऑर्गेनिज्म की साइज, बिल्कुल सर, ऑर्गेनिज्म की साइज भी बढ़ती है। नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी। नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के लिए स्पीसीज, बहुत बढ़िया है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। डायग्राम, अरे आधा कर रहा हूं, जो इधर है वही तो उधर है, बिना बात ही। हाँ सर, सोच के आंसर दे। तीसरा पॉइंट बोलो, फूड चेन, हाँ अब सही बोला। बढ़ेगी, क्या होता है फूड चेन? फूड चेन सिंपल से, सब सही चल रहा ना? बढ़ेगी। फूड चेन सिंपल से, फूड चेन सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गई।
कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम थे, अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, तो पहले एक ऑर्गेनिज्म एक को ही खा सकता था, तो अब ऑप्शन, तो फूड चेन अब स्लैश में लिख दिया, ले अब फूड वेब, अब बोल, अब ठीक है, चल, अब कोई नहीं बोलेगा, है ना? सोलर एनर्जी यूज करने की एफिशिएंसी क्या होता है ये? फोटोसिंथेसिस। अब पेपर वाला सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस नहीं लिखता, वो लिख देता है सोलर एनर्जी यूज करने की। तो सोलर एनर्जी यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ गई। बताओ सर, आखिरी पॉइंट, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन का मतलब अपने अंदर न्यूट्रिएंट को स्टोर करने की पावर। क्रस्टोलाइकेन ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकते हैं ट्री, तो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन भी, बहुत बढ़िया, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन भी बढ़ जाता है। क्लियर है? हाँ जी, बोल। उसमें जो अंदर अंदर डार्क हो जाता है, तो उससे हम ये बोल रहे हैं कि जो सोलर टेबल बढ़ती रहेगी। सर हमने कब बोला? मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। मैंने तो ये बोला कि एक फॉरेस्ट में जब सक्सेशन हो रहा है तो पायनियर से क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये बोला है। ठीक है, चलो कौन सा मिटा सकता हूं? एक, एक आखिरी, कौन सा मिटा दूं? अच्छा चल, ऊपर वाला यहां लिख देते हैं, चल, है ना? 3 पॉइंट हो गए ना? चौथा पॉइंट, हाँ सर, सोच के आंसर बोल, सामने बनाऊंगी भी तो डायग्राम। यहाँ पे आपने चेंज देखे, प्लांट में, एनिमल में, या दोनों में? गधो बताओ रे, कौन सा एनिमल देखा है? कौन सा एनिमल देखा तूने? तूने किसमें चेंज देखा एनिमल में? अभी एक सेकेंड बोल, कौन सा एनिमल देखा? तो अभी तूने फोकस किया एनिमल पे? एक भी एनिमल का नाम लिया मैंने? लिया? तो सर सक्सेशन में मेन फोकस किस पे? सामने देखिएगा, सक्सेशन मेनली फोकस ऑन चेंज इन वेजिटेशन। वेजिटेशन में चेंज देखते हो? वेजिटेशन का मतलब, अरे वेजिटेशन मतलब, हाँ, पेड़ पौधे। तो चेंज इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? तो वेजिटेशन इंक्रीज होता है। अगर वेजिटेशन इंक्रीज हो रहा है तो बताइए, फूड और शेल्टर बढ़ेगा, तो फूड और शेल्टर इंक्रीज होता है। और अगर फूड और शेल्टर इंक्रीज हुआ तो एनिमल डाइवर्सिटी, और अगर एनिमल डाइवर्सिटी बढ़ी तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी भी, तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। क्लियर है? एनसीईआरटी पेज नंबर 251, एनसीईआरटी पेज नंबर 251, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन मिला? डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनली फोकस ऑन चेंज इन, सर चेंज लिखा है, क्या लिखूं ब्रैकेट में? इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट लिखो बगल में, इंक्रीज, मेनली फोकस ऑन चेंज इन वेजिटेशन, इंक्रीज, which in turn affect various types of animals। अच्छा, फिर पहले लिखा होगा फूड और शेल्टर, which in turn affect food and shelter। फूड और शेल्टर बढ़ा कम हुआ? तो चाहे तो बगल में लिख दे इंक्रीज, और फिर उसके आगे लिखा है फूड और शेल्टर बढ़ा तो एनिमल डाइवर्सिटी, और अगर एनिमल डाइवर्सिटी बढ़ी तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। क्लियर है? लिख डालो। क्यों चाहिएगा? इन्वायरमेंट में से, हवा में से ले रहा है। तो डाइवर्स प्लांट डाइवर्सिटी में क्या पढ़ के आया? किसने पढ़ाया था? क्या?
देखेंगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।